वेलकम एवरीवन। आज हम लोग कुछ काउंटिंग करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पहला जैसे काउंटिंग करना है, टोटल नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालिए ऑन सेट ए। सेट ए पे टोटल नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। अगर ए में n एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस ए में n स्क्वायर हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन होता है कि इफ़ एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए के हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ये रिलेशन में होना चाहिए। तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था, उसको एक बार क्विकली देख लेते हैं कि अगर इवेंट ए है, बी है, सी है, डी है, इसी तरह करके इवेंट है और इसको M1 तरीके से कर सकते हैं, इसको इसको M3 तरीके से कर सकते हैं, इसको M4 तरीके से कर सकते हैं। तो कोई इवेंट जिसमें ए बी सी डी सब होना चाहिए, उसको करने का तरीका हो जाएगा M1 M2 M3 M4 सबका प्रोडक्ट। ए बी सी डी इवेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, ए बी सी डी इवेंट को M1 M2 M3 M4। उसी तरह ऐसे भी कह सकते हैं इसको, अगर ए को चूज़ करने का M1 तरीका है, बी को चूज़ करने का M2 तरीका है, सी को चूज़ करने का M3 तरीका है, डी को चूज़ करने का M4 तरीका है, तो ए बी सी डी टोटल में से चूज़ करने का कितना तरीका होगा, M1 M2 M3 M4। इसी चूज़ करने के तरीके को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको देखा था डिटेल में। तो इसका जैसे आंसर निकालना है, तो आंसर तो हम लोग फटाफट निकाल लेंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए कॉमा ए वाले तो सारे लेने हैं। तो अगर अपने पास सपोज़ कीजिए ए इंटू ए में n स्क्वायर एलिमेंट है, तो एलिमेंट को मैं लिखता हूँ E1 E2 E3 डॉट 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 En स्क्वायर तक एलिमेंट है। तो उसमें जो n ऐसे वाले एलिमेंट कितने होंगे, ए कॉमा ए टाइप के जो खुद से रिलेटेड है, उतने ही होंगे जितने एलिमेंट हैं ए में n एलिमेंट है तो ऐसे n होंगे, A1 A2 A3 से लेके an तक जो खुद से रिलेटेड है। उसके लिए अपने पास सिर्फ एक ही चॉइस है, उसको लेना ही है, और बाकी जो बच रहे हैं n स्क्वायर माइनस n, उसमें हर एलिमेंट के लिए दो चॉइस है चूज़ करने का। तो टोटल तरीका हो गया 1 की पावर n, 1 इंटू 1 इंटू 1 n बार, और 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो यानी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n तरीका हो गया चूज़ करने का, और इतना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आंसर हम तो फटाफट निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको कि भैया n को अभी हटा दो, a इंटू ए में से खुद से रिलेटेड वाले एलिमेंट अभी साइड रखो, बाकी जो बच रहे हैं उसका टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स बना लो। उसका टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इतने सबसेट बन गए। अब इस सारे सबसेट में ये सारे n वाले डालते जाओ तो सारे रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। तो सारे रिफ्लेक्सिव हो गए और इतना ही रिफ्लेक्सिव हो सकता है, तो उसका भी आंसर उस हिसाब से भी आ जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। कि आप सारे जो बचे हुए एलिमेंट थे n स्क्वायर माइनस n, इससे सबसेट बना लो, इससे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n सबसेट्स बनेंगे, और बाकी जो खुद से रिलेटेड वाले एलिमेंट थे वो सारे डालते जाओ सारे सबसेट्स में जितने बने हैं, तो ये सब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके अलावा और कोई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये हो गया तरीका। लेकिन अब हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पढ़े हैं, उससे थोड़ा फॉर्मल तरीके से इसको बना लेते हैं। तो उसमें हम लोग मान लेते हैं कि E1 एलिमेंट को चूज़ करने का इवेंट कैपिटल E1 बनाते हैं, उसी तरह E2 को चूज़ करने का कैपिटल E2 बनाते हैं, E3 को चूज़ करने का उसे डॉट 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 En तक ये हैं। En इवेंट बना लिए, और ये En में सारे वैसे एलिमेंट हैं जो खुद से रिलेटेड है। E1 से En तक में सब जो एलिमेंट्स हैं E1 वो इस फॉर्म के हैं, A कॉमा A है, B कॉमा B है, मतलब खुद से रिलेटेड वाले एलिमेंट हैं n तक, n एलिमेंट हैं और यहाँ तक सब खुद से रिलेटेड वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं। उसके बाद En+1 से शुरू होके En स्क्वायर तक ये वैसे वाले हैं जिसमें दोनों अनइक्वल हैं, अनइक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं। इसकी संख्या क्या है, ये n स्क्वायर माइनस n है, टोटल में से n हटा दीजिए। अब इसको सबको चूज़ करने का एक ही तरीका है रिफ्लेक्सिव में, 1 1 1। तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज चूज़ करने का कितना होगा, En तक 1 ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1।
और यहाँ से सबको चूज़ करने का आप दो तरीका है, या तो चूज़ कीजिए या ना कीजिए, चूज़ कीजिए या ना कीजिए। ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2n² माइनस n बार। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गया, 2n² माइनस n। ये तो 1 ही होगा यहाँ तक, यानी 2n² माइनस n। तो हम लोगों ने इवेंट भी बना लिया, सारे इवेंट इंडिपेंडेंट भी हैं, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। इवन यानी a कॉमा ए चूज़ करें, उससे b कॉमा बी का कोई लेना देना नहीं है, या तो इसको चूज़ कीजिए ना कीजिए, ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह इधर भी कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें हम लोग और पूछ लें कि व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ, अब आप बताओ टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसी का उल्टा। ऑन सेट ए, तो इररिफ्लेक्सिव में होता है कि इसमें एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर था, यानी ये n एलिमेंट के लिए कोई चॉइस ही नहीं था। इसमें होता है कि अब कोई, इफ़ नो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अभी भी कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, अब किसी को नहीं लेना है। यानी E1 से En इवेंट का अब सबका एक ही तरीका है, नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। इस केस के लिए क्या होगा, ए कॉमा ए को भी नहीं लेना है, बी कॉमा बी को भी नहीं लेना है, सी कॉमा सी को भी नहीं लेना है, नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, En तक नहीं लेना है। यानी इस अभी भी सबका वन ही तरीका है, और बाकी सब जो अनइक्वल हैं वो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हैं, तो उसका भी अभी भी दो तरीके हैं। यानी आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये भी वही हो जाएगा 2n² माइनस n, ये दोनों सेम आएगा। ठीक है, सिंपल है, आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतना सब कुछ इवेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको समझाया क्योंकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तब ये इवेंट अगर आप सही ढंग से बना लोगे तो आपका आंसर कंफ्यूज नहीं होगे। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में कंफ्यूज होके गलत आंसर निकालने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए एकदम चीज़ें क्लियर रखिएगा कैसे हो रहा है। अब उसी तरह अगर हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, अब हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। सेट ए पे, यानी सेट सिमेट्रिक का क्या होता है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये थोड़ा सा कंडीशनल हो गया है, ये क्या हो गया है आपका, कंडीशनल हो गया है। तो अब जैसे n² एलिमेंट थे, इसका डायरेक्ट अगर आंसर निकालना चाहें तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें ये समझिए, डायरेक्ट आंसर तो अपन इतने में निकाल लेंगे, चलिए फास्ट निकाल लेते हैं। जो खुद से रिलेटेड वाली एलिमेंट है ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, इसको आप ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद का सिमेट्रिक पेयर है। तो ऐसे वाले n एलिमेंट है, या इसको लो या ना लो, इसके तरीके हो गए 2n। बाकी जो बच गया n² माइनस n जो एलिमेंट बच रहे हैं वो वैसे वाले ऑर्डर पेयर हैं जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं है, x, y है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा, x, y और y, x, सपोज कीजिए एक सिमेट्रिक पेयर लिए हम लोग, तो अगर x, y को ले रहे हो तो इसको लेना ही पड़ेगा, इसको क्या है लेना ही पड़ेगा, और इसको नहीं ले रहे हो तो इसको भी नहीं लेना पड़ेगा, इसका भी चॉइस आपका ख़त्म हो गया। यानी जो इसका चॉइस है वही इसका चॉइस होगा, है ना। तो ये देखना है, इसका चॉइस ख़त्म ही हो गया, यानी इसके लिए चॉइस एक ही बच रहा है, इसके लिए दो है, या तो इसको लो या नहीं लो। तो इसके अपोजिट पेयर के लिए, सिमेट्रिक पेयर के लिए कोई चॉइस नहीं है, यानी इसमें n² माइनस n में से सिर्फ आधे के लिए चॉइस है, पहले वाले x y के लिए या y x के लिए, किसी कोई भी समझ लीजिए, दोनों में से किसी एक के लिए ही चॉइस है, दूसरे के लिए कोई चॉइस नहीं है सिमेट्रिक के लिए। तो आधे के लिए दो चॉइस है, n² माइनस n/2 के लिए आपके पास दो चॉइस है, बाकी आधे के लिए कोई चॉइस नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 2n इंटू 2n² माइनस n/2, यानी इससे आंसर आ जाएगा 2n n² प्लस n/2, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा कि आधे का चॉइस, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा है, रिस्ट्रिक्शन आ गया है। अब इसको थोड़ा फॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास E1 E2 E3 डॉट 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 En तक वो एलिमेंट थे
जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम हैं, और en+1 से लेके en² तक वो हैं जिसके ऑर्डर्ड पेयर वाले दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, नॉट इक्वल्स हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास दो चॉइस है भाई, इसको लो या ना लो। सबसेट में इसको चूज़ करने का दो तरीका है, सबसेट में लो या ना लो, रिलेशन में लो या ना लो। तो जो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर थे जिसके दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, उस सब के लिए दो चॉइस है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ये जो n² - n बच रहे हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन आ जा रहा है। यानी अगर en+1 सपोज कीजिए a, b वाला था एलिमेंट, तो इसका जो दूसरा होगा अगला ही मान लीजिए en+2 b, a वाला, अब ये दोनों में रिस्ट्रिक्शन आ जा रहा है। ये लेना है तो ये लेना ही पड़ेगा, ये नहीं ले रहे हैं तो ये भी नहीं लेना होगा। तो इसमें इवेंट बनाने का थोड़ा तरीका चेंज कर लेते हैं। ये पूरे को हम एक इवेंट, बड़ा इवेंट बना लेते हैं E0। यानी E0 को चूज़ करने का तरीका आपका है 2n, और ये बाकी ये है। इसमें से दो दो का पेयर बना लीजिए आप, एलिमेंट n+1 n+2। ये ऐसे पेयर हैं जो अपोजिट वाले हैं, यानी a, b ये है और ये एक b, a है ये। इसका एक इवेंट बन जाएगा। पहले इसका एक ही, ये सिंगल एलिमेंट का एक इवेंट बना रहे थे, अब इसका दोनों मिला के एक इवेंट बन जाएगा E-1 मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके टोटल en² - n/2 इवेंट बन जाएंगे। ऐसे ऐसे n² - n/2 पेयर बनेंगे। अब देखिए, अब ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट हो गए हैं। a, b, b, a, c, d, d, c, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। सिमेट्रिक की इतना ही से हो जाएगा। c, d या फिर b, c भी हो, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, b, c हो या ना हो, उससे a, b, b, a को कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपस में अब इंडिपेंडेंट है, यानी ये n² - 2 जो इवेंट बने हैं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट हो गए। और E0 इसके पहले है। E0 तो हम लोग निकाल चुके हैं, उसको चूज़ करने का 2n तरीका है। तो E1' में सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए चूज़ करने के कितने तरीके हैं? तो AB और BA से कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं? या तो एक भी ना चूज़ करो, या AB चूज़ कर लो, या BA चूज़ कर लो, या AB BA दोनों चूज़ कर लो। अब सिमेट्रिक बनाना है तो ये वाला ऑप्शन, सिमेट्रिक पेयर बनाना है तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। ये है, ये डालेंगे तब सिमेट्रिक रहेगा रिलेशन, ये डालेंगे तो नहीं रहेगा। या फिर ये भी नहीं लिए, ये भी नहीं लिए, तो ये तो चार में से सिर्फ दो ऑप्शन बच रहे हैं इसके। यानी इस इवेंट को करने का, या इस इवेंट से एलिमेंट चूज़ करने का दो तरीका है। पहले इसमें 4 होता, अब 2 हो गया है। उसी तरह इसका भी 2 है, डॉट 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 2 मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, n² - n/2 बार हर इवेंट के लिए, यानी 2n² - n/2। इतने को करने का ये तरीका है। और पहले था 2n, यानी टोटल हो गया 2n² + n/2। ठीक है, अगर ये नॉर्मल केस होता तो ये होता 4 × 4 × 4, तो ये हो जाता 4 × n² - n/2, यानी 2n² - n, और दोनों यूज़ करके हो जाता है 2n², टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। यानी अगर ये कंडीशन हटा देते तो इससे भी आंसर आ जाता ओरिजिनल 2n²। लेकिन ये कंडीशन लगाने से इंडिपेंडेंट नहीं रहा, रिस्ट्रिक्शन आ गया है। तो पहले जो 4 ऑप्शन थे चूज़ करने के, अब 2 बचे हैं, इसलिए 2 ही मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 × 2। और ये सब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि E1', E2', E3', en² - n/2', ये सब जो पेयर बना है आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसे भी इवेंट बना के भी आप देख सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से आधे के लिए चॉइस है 2 2, बाकी के लिए चॉइस है सिर्फ 1, तो 2n² - n/2 × 2n। ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा फॉर्मल तरीका है। इससे अभी क्लियर होगा क्यों, क्योंकि अगला जब हम लोग निकालेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये तरीका क्यों बेटर है। तो अगला चलते हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ़ एसिमेट्रिक रिलेशन, या टोटल नंबर ऑफ़ एंटी सिमेट्रिक पहले निकाल लेते हैं।
एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, इफ़ ए कॉमा बी रिलेशन में हो एंड बी कॉमा ए रिलेशन में हो, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी हो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यानी अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर अगर आ रहा है तो सिर्फ इक्वल वाले फॉर्म में आना चाहिए, यानी 1 to 2,1 इस फॉर्म में सिमेट्रिक पेयर्स नहीं होने चाहिए रिलेशन में। अगर हो जाता है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अब इसका काउंटिंग कर लेते हैं। तो इसका काउंटिंग कैसे करेंगे, फिर से एलिमेंट लिखते हैं सारे, E1 E2 से En, ये आपके वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इक्वल हैं आपस में। फिर बाकी En+1 से लेके En² तक ये वो एलिमेंट्स हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो अनइक्वल हैं आपस में। अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सब आप चूज़ कर सकते हो, यानी A, A तो आप चूज़ कर ही सकते हो, कंडीशन ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। A, A चूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। चूज़ कर लो तो भी एंटी सिमेट्रिक कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही है, ये वाली चीज़ नहीं ट्रू हो रहा है, क्योंकि ये खुद अपना अपोजिट, ये खुद अपना सिमेट्रिक पेयर है और दोनों इक्वल भी है। तो उसी तरह ये सब के लिए 2 चॉइस है, और ये पूरे को इतने 1 से लेके n जो इक्वल ऑर्डर पे जिसके एलिमेंट्स इक्वल थे उसको चूज़ करने का तरीका ये आ गया 2n। ये इवेंट 0 था अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब दिक्कत आएगी, अगर ए बी ले रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन है, ए बी ले रहे हैं तो बी ए नहीं ले सकते। ए बी ले रहे हैं तो बी ए नहीं ले सकते, क्योंकि ए बी और अब ये ए और बी इक्वल नहीं है यहाँ पे, इस वाले केस में ए नॉट इक्वल्स टू बी है ये सब के लिए। तो अगर अब ए बी ले रहे हैं तो बी ए नहीं ले सकते। अगर ले लेंगे बी ए तो 1 to 2,1 दोनों साथ साथ चला गया, ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगा और एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो फिर से एक कंडीशनल हो गया, तो इसका फिर से हम लोग पेयरिंग कर लेंगे, जैसा सेम टू सेम जैसा पिछली बार किया था, ठीक है ना। जैसा पिछली बार पेयरिंग किया था सेम टू सेम वैसा ही कर लेंगे। इसको करने का 2n तरीका है। अब मान लीजिए En+1 En+2 En+3 En+4 डॉट ये आखिरी हो जाएगा En², और एक इससे पहले वाला En²-1। ये आपका इवेंट हम बोल रहे हैं इसको कैपिटल से E-1 E-2 डॉट E-n²-n/2। ऐसे पेयर कितने बनेंगे, n² - n निकाल दिए बाई 2, n² - n डिविजिबल बाई 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये n इंटू n-1 है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, तो एक तो इवन होगा ही, तो ये डिविजिबल होगा, ये एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब ये पेयर है इस फॉर्म का, सपोज कीजिए A, B और B, A। अब इसमें से रिलेशन बनाने के लिए इससे चूज़ करने का कितना तरीका है उसको इधर लिख लेते हैं। रिलेशन बनाने के लिए A, B, B, A से चूज़ करने का कितना तरीका है, ये इवेंट E1' है, यानी ए बी, ये क्या तो कोई ना चूज़ करो, पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, ए बी चूज़ करो या बी ए चूज़ करो या दोनों चूज़ करो। अब देखिए ए बी ले सकते हो आप, सिर्फ बी ए भी ले सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन आपका ब्रेक नहीं होगा। ए बी है कोई दिक्कत नहीं है, बी ए तो नहीं है, ये ले सकते हो। बी ए है ए बी नहीं है तो भी ये ट्रू नहीं हुआ, ये भी ले सकते हो, या कोई भी मत लो, फाइल लो, ना ये है तो इसको इक्वल क्या होना है। लेकिन ये दोनों साथ में अब नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ए बी बी ए साथ लोगे और ये दोनों अनइक्वल है, लेकिन यहाँ होना इक्वल पड़ेगा, तो ये दोनों साथ नहीं ले सकते। तो सिर्फ 3 तरीका है यहाँ चूज़ करने का, सिमेट्रिक में जहाँ 2 रहता है यहाँ 3 हो गया। तो अब E1' इवेंट्स में से चूज़ करने का, रिलेशन में चूज़ करने के लिए अब कितना तरीका है, 3 तरीका है। उसी तरह इससे भी 3 तरीका है। तो अब 3 मल्टीप्लाई होगा n² - n/2 बार, और बाहर में 2 की पावर n इसका तो है ही। तो टोटल तरीका अब ये आएगा, क्या आ गया आंसर, 2 to the power n इंटू 3 की पावर n² - n/2। तो ये फ़ायदा था इस तरह से बनाने का। नॉर्मल में अगर आप थोड़ा सोचते तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, इसमें एकदम क्लियर है कि इस इवेंट में से E1' में से रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इस इवेंट में से कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 3 तरीके से। उसी तरह दूसरे इवेंट में से 3 तरीके से, और इन सारे इवेंट में से 2 तरीके से,
यानी ये पूरा इवेंट में से कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 2 की पावर n तरीके से। दिस इंटू दिस, ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट है, सब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो जब आपको एंटी सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा तब आपको एसिमेट्रिक समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन निकालना है आपको कि ये कितना होगा। इसमें सिंपल होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी ए शुड नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इसमें ये है कि ए कॉमा ए वाला पेयर भी नहीं होना चाहिए। बाकी सेम एज एंटी सिमेट्रिक है, ए बी है तो दिस इम्प्लाइज बी ए अनइक्वल के लिए बी ए नहीं होना चाहिए। बाकी सेम एंटी सिमेट्रिक की तरह चलता है, बस एक रिफ्लेक्सिव वाला पोर्शन उसमें हो सकता है एंटी सिमेट्रिक में, एसिमेट्रिक में नहीं हो सकता, इसको भी हटा देना है। तो यानी E1 E2 से लेके En तक का चॉइस अब एक ही रहा है, सबको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, यानी 1 हो गया, 1 की पावर n यानी 1। अब En प्लस 1 En प्लस 2 से डॉट डॉट En स्क्वायर, इसमें अगर दो का पेयर बनाएं, फिर से ए बी और बी ए का एक इवेंट बनाते हैं, तो अब ए बी और बी ए में से कितना तरीका था नॉर्मल में, ए फाई चूज़ कीजिए या ए बी चूज़ कीजिए या बी ए चूज़ कीजिए या दोनों चूज़ कीजिए। अब हो गया कि ये तो ले सकते हो ए बी है उसका उल्टा बी ए नहीं है, या फिर बी ए ले सकते हो बी ए है उसका उल्टा ए बी नहीं है। ये नहीं ले सकते क्योंकि ए बी है तो बी ए भी हो गया, लेकिन यहाँ ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ये कट जाएगा। और ये भी हो सकता है अगर दोनों में से नहीं है तो उसका उल्टा भी नहीं है, तो ये इसका भी 3 तरीके आ रहे हैं। तो हर इवेंट के लिए कितना है, हर पेयर के लिए कितना है 3, यानी 3 मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, जितना इवेंट है पेयर वाली इवेंट ये है एन स्क्वायर में से n घटा दिए थे बाई 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा सिंपली एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। एंटी सिमेट्रिक वाला ही आया है, बस उसमें ये ले सकते थे तो 2 की पावर n तरीका था, इसमें नहीं ले सकते थे तो वो वाला पोर्शन हट गया है, यानी इसका आंसर हो गया 3 की पावर n स्क्वायर माइनस एन बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक और ऐसे ही देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, ये कितने होंगे। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमको इक्वल वाले तो चाहिए ही, यानी E1 से En तो लेना ही है, इसके लिए एक ही चॉइस है, ठीक है ना। और बचा जो En प्लस 1 से En स्क्वायर तक था, इसमें हम लोगों ने सिमेट्रिक के लिए पढ़ा था कि हर पेयर में से सिर्फ 2 चॉइस रहता है, हर पेयर के लिए 2 चॉइस रहता है, या तो ए बी बी ए दोनों लो या कुछ मत लो, सिंगल वाले नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये 2 चॉइस है, तो यानी 2 2 2 कितने पेयर बनेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, यानी 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ये होगा वो जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो, ठीक है ना, सिंपल है। इसका एक हो गया और इसमें से 2 का पेयर बना है, हर पेयर के लिए 2 ऑप्शन है, दोनों लो या कोई ना लो, पेयर में से सिमेट्रिक पेयर दोनों लो या तो कोई ना लो, तो हर पेयर के लिए 2 ऑप्शन है। और टोटल नंबर ऑफ पेयर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 है, यानी 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 आंसर हो गया। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए हो, ए को चूज़ करने का अगर m तरीका है और b को चूज़ करने का n तरीका है, तो a और b को साथ साथ चूज़ करने का कितना तरीका है, m इंटू n। उसी तरह पहले एलिमेंट को चूज़ करने का 2 तरीका है, दूसरे एलिमेंट को चूज़ करने का 2 तरीका है, तीसरे एलिमेंट को चूज़ करने का 2 तरीका है, डॉट 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 nth एलिमेंट को चूज़ करने का 2 तरीका है। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को चूज़ करने का कितना तरीका है, 2 इंटू 2 इंटू 2। और यही है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में से ही चूज़ करेंगे तो हमारा सबसेट बनेगा, यानी टोटल नंबर सबसेट बनाने का तरीका क्या हो गया, 2 की पावर n, बस इसी का यूज़ किया है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। एक पुराना दोहा भी है जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।
यानी कुएं के किनारे जो पत्थर का घेरा होता था, पानी बार बार निकालने से रस्सी से भी उस पर निशान पड़ जाता था। उसी तरह कोई मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करके बुद्धिमान बन सकता है। इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से हमें फ़ायदा होगा। जिन लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो वो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको और वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। टेक केयर एंड थैंक यू।